Question number 2. Pilot Limited supplies you with the following information using which you are required to calculate EVA. Financial leverage 1.4 times. Capital, equity and debts, equity share of rupees 1000 each, 34,000 number. Accumulated profit 260 lakhs. 10% debenture of 10 each, 80 lakhs number. Dividend expectation on of equity shareholders is 17.5%. Tax rate is 30%. 5 मिनट्स का टाइम लो, पहले तुम लोग ट्राई करो, बाद में मैं बताता हूँ. स्टार्ट कहाँ से किया सर? फाइनेंशियल लेवरेज से, उसका फॉर्मूला सर. बराबर. दोनों को सब में प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है, तो पहले दोनों को प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. प्रॉफिट निकालने के लिए फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला काम आएगा. क्या है फॉर्मूला? EBIT अपॉन EBT. फाइनेंशियल लीवरेज दिया है 1.4 इक्वल टू, ना तुम लोग को EBIT पता है ना EBT पता है, लेकिन तुम लोग को एक पता है कि EBIT माइनस इंटरेस्ट इक्वल टू EBT. EBIT माइनस इंटरेस्ट इक्वल टू EBT. ठीक है, तो 1.4 इक्वल टू EBIT को मैं x एज्यूम करता हूँ डिवाइडेड बाय x माइनस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट मुझे निकालना पॉसिबल है क्या? इंटरेस्ट दिया हुआ है क्या? यस सर. यस. इंटरेस्ट तुम लोग को बोला है कि 10% 10% डिबेंचर है ऑफ 80 lakhs नंबर ऑफ 10 each, यानी कि इंटरेस्ट का अमाउंट तुम लोग को पता है. इंटरेस्ट इक्वल टू 80 lakh number of share, sorry, number of debenture of 10 each into 10%. 80 आएगा आई थिंक. तो 1.4 जस्ट अ मिनट. स्क्रीन विजिबल है? साउंड क्लियर आ रहा है क्या मेरा? यस सर. ओके. यस सर. ये x माइनस 80 को मैं इक्वल टू के ये साइड लेके आया तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा. तो 1.4x माइनस 80 इंटू 1.4 112. इक्वल टू x. तो 1.4x माइनस x इक्वल टू 112. 0.4x इक्वल टू 112. x इक्वल टू 112 डिवाइड बाय 0.4 280. ये मुझे मिला EBIT. ठीक है. EBIT यानी हम लोग नॉर्मल टर्म में जो बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वही हो गया ना. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट यानी EBIT. एवरीवन आ रहा है समझ में?
यस सर। चलो अभी वर्किंग नोट नंबर 2, या फिर इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हो। EBIT इक्वल टू 280। अगर मैं नोपैड निकालना चाहता हूँ तो सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा, EBIT माइनस टैक्स। EBIT है 280 माइनस टैक्स रेट दिया 30%, तो 280 माइनस 30%, 196. 196। एवरीवन कुछ भी नहीं समझेगा तुरंत बोलो, चैटिंग बंद किया तो उनको कंपलसरी बोलना ही पड़ेगा। ओके अभी नेक्स्ट पार्ट इज WSCC। यहाँ पे दोनों को पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इक्विटी शेयर ऑफ ₹1000 ईच, यानी कि फेस वैल्यू 1000 है, वैसे 34,000 शेयर्स है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी कि रिजर्व्स, ये करंट ईयर का प्रॉफिट नहीं है, ये टोटल प्रॉफिट है करंट ईयर प्लस पास्ट ईयर्स का, यानी कि ये रिजर्व्स है। 260 लाख का रिजर्व्स है। 10% डिबेंचर ऑफ 10 ईच, 80 लैक्स नंबर है, ठीक है, ये दोनों को दिया हुआ है। डिविडेंड एक्सपेक्टेशन ऑन इक्विटी शेयर्स 17.5% है, टैक्स रेट 30% है। तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ डेट्स यानी कि केडी, केडी ये निकालते हैं। हम लोग को इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है 10% है, ठीक है, टैक्स रेट 30% है। तो केडी आता है I1 माइनस टी, ठीक है। I है 10% इंटू 1 माइनस टैक्स रेट दिया हुआ है 30%, यानी कि 0.3, तो ये हो जाएगा 7%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE, KE कैसे मिलेगा अभी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो डिविडेंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर है वही कॉस्ट ऑफ कंपनी रहेगा 17.5। ओके, उसी को ही हम लोग ट्रेड करेंगे KE। ओके, कोई लॉजिक है क्या उसका, उसको KE ट्रेड करने का? तो तुमसे वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड है, तो डिविडेंड तो कंपनी देती है, तो कंपनी का तो कॉस्ट जा रहा है ना। तो अल्टीमेटली मतलब ऐसे होता है ना, कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का उनका अर्निंग इनकम होता है। तो इसलिए जो डिविडेंड होता है शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन, वही हम एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे द इंफॉर्मेशन मिशन होता है, तो वो हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्रिएट कर देते हैं। ओके, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि डिविडेंड एक्सपेक्टेशन, यानी कि 17.5%। ये हम लोग का KE कैसे बनता है, क्योंकि शेयर होल्डर जो एक्सपेक्ट करते हैं ये हम लोग को शेयर होल्डर को डिलीवर करना पड़ता है, देना पड़ता है। अगर शेयर होल्डर 17.5% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अगर हम लोग उससे रिटर्न कम दे रहे हैं तो वो लोग हम लोग से डिससेटिस्फाइड होके अब कंपनी का शेयर बेचना स्टार्ट करेंगे। और अगर वो लोग ने कंपनी का शेयर बेचना स्टार्ट किया तो सप्लाई साइड बढ़ेगा, डिमांड कम रहेगा, तो वो केस पे शेयर का प्राइसेस गिरेगा, ठीक है। और वो जैसे हमने कल ही डिस्कस किया था, कोई भी कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कंपनी का शेयर का प्राइस गिरने को देना पसंद नहीं करेगा।
तो जितना शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करते हैं ये हम लोग को डिलीवर करना ही पड़ता है, ठीक है। तो अगर ये लोग 17.5% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो दैट विल बिकम कॉस्ट फॉर द कंपनी, तो वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में काउंट होगा। अभी हम लोग फाइंड करते हैं WACC। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल उन्होंने बोला कि 1000 रुपीज के 34,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है। तो 34,000 इंटू 1000, 340 lakhs होगा। रिजर्व एंड सरप्लस वो दिया है 260 lakhs। तुम लोग को 10% डिबेंचर दिया हुआ है, डिबेंचर है 80 लाख नंबर ऑफ डिबेंचर ऑफ 10 each, यानी कि 800 lakhs। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे आएगा 17.5 इक्विटी का। रिजर्व के लिए भी सेम इक्विटी का ही रेट अप्लाई होता है, और डिबेंचर के लिए हमने निकाला है 7%। मुझे फाइनल WACC बताओ। 161। 160 में। अभी अपना लास्ट पार्ट हम लोग को कैलकुलेट करना है EVA। नोपैट हम लोग को मिला 196, ये मिला 161, तो हम लोग को मिलेगा EVA कितना आएगा? 35। एवरीवन समझ में आया क्या? यस सर। हो गया सभी का लिख के? नो सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके।
अच्छा, जो लोग का हो गया वो लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करो। सर 8 का स्क्रीनशॉट नहीं लिया। हाँ, एक मिनट। हिरल, ये हो गया है क्या लिख के? 1 और 2 दोनों का फोटोज ले लेती हूँ। हाँ ठीक है। हो गया? हाँ, ऊपर का भी फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट सॉल्यूशन करना। यही है, पहला यही है। ओके। हो गया? हाँ सर, ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8। Subhashri Bank has a criteria that it will give loan to companies that have economic value added greater than zero for the past 3 years on an average. The bank is considering lending a money to a small company that has economic value characteristics shown below. The data relating to the company is as follows. Average operating income after tax equal to 60 lakh per year of last 3 years. Average total asset over last 3 years equal to 180 lakhs. Weighted average cost of capital appropriate to the company is 15%, which is applicable for all 3 years. The company's average current liabilities over last 3 years are 36 lakh. Does the company meet the bank's criteria of positive economic value added? सर करे क्या सॉल्व? हाँ, तुम लोग को ही करना है। ओके।
हो गया सर। 27.6 आया सर। मेरे को 38.4 आया, गलत हो सकता है, मेरा पता नहीं, मेरे को 38.4 आया। WSCC का 180 प्लस 36 इंटू 15% 180 माइनस 36 माइनस प्लस माइनस माइनस बाकी सब लोग 21.60 21.60 21.6 वो तो ये है ना WSCC। इधर भी सेम ही होगा ना, इधर सॉरी इधर असेट्स पे sorry, ओके। देखो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि असेट्स माइनस लायबिलिटीज। असेट्स दिया हुआ है 180, लायबिलिटी दिया हुआ है 36, कितना होगा 144। यस। ये अपना कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब असेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, तो ऑनर्स फंड प्लस बोरोड फंड। यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड का है ना, तुम लोग मीनिंग जो देखोगे ना वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। जैसे गुडविल में कैपिटल एम्प्लॉयड का अलग मीनिंग है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड का अलग मीनिंग है, अमालगमेशन में कैपिटल एम्प्लॉयड का अलग मीनिंग है। ठीक है, तो हर जगह पे कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग चेंज होता है। तो यहाँ पे अगर वो लोग बोल रहे हैं टोटल असेट 180 लाख और यहाँ पे से वो लोग बोल रहे हैं करंट लायबिलिटी, ठीक है, 36 लाख। ये जो 144 आ रहा है इस पर क्या क्या रहेगा, तो इस पर रहेगा ऑनर्स फंड यानी कि इक्विटी प्रेफरेंस प्लस रिजर्व, ठीक है, प्लस लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ करंट लाइबिलिटीज दी है, ऑल लाइबिलिटीज नहीं दी है। ठीक है, तो ये टोटल ऑफ इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ये चार चीज़ों का ये टोटल है। ठीक है, अब तुम लोग को WSCC का रेट दे दिया है 15%। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WSCC यानी कि इसमें ये सभी का रेट आ गया, इक्विटी प्रेफरेंस रिजर्व लॉन्ग टर्म बोरोविंग सभी का मिला के एवरेज रेट इज 15%। तो वो दे दिया है, तुम लोग को WSCC का आंसर मिल जाएगा इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू WSCC परसेंटेज। कैपिटल एम्प्लॉयड है 144 इंटू WSCC का परसेंटेज है 15, कितना आएगा 21.6। 21.6। अभी सिंपल दोनों को डायरेक्टली कैलकुलेट करना है, EVA ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है। देखो एवरेज ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर टैक्स यानी कि नो पैट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 लाख का दे दिया है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 21.6 लाख, तो दोनों को मिल जाएगा EVA, कितना आएगा 38.4। 38.4 लाख। एवरीवन समझ में आया? यस सर। तो
वो लोग ने बोला था कि बैंक का क्राइटेरिया है कि जो कंपनी का ईवीए पॉजिटिव आएगा, ठीक है, उसी को लोन देगा। तो ये कंपनी का ईवीए 38.4 पॉजिटिव आ रहा है, तो कंक्लूजन लिख दो। कंपनी कैन ग्रांट लोन सिंस ईवीए इज पॉजिटिव। समझ में आया क्या एवरीवन? Yes, sir. यस सर। सब कुछ दे दिया था, सिर्फ तुम को ये क्रैक करना था कि असेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके ऊपर तुम डब्ल्यूसी का परसेंटेज अप्लाई करोगे तो डब्ल्यूसी का अमाउंट मिल जाएगा। सिर्फ यही एक पॉइंट इसमें था, बाकी ये सब कुछ दे दिया था। और ये सब के लिए 6 मार्क एग्जाम में उन्होंने अलॉट किया। क्या सोच के 6 मार्क दिया पता नहीं। हो गया क्या लिख के सभी का? Yes, sir. ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ले लो। पहले तुम लोग ट्राई करो, बाद में मैं बताता हूँ। सर कंपनी कैन ग्रांट लोन, वो लाइन क्या था? Since EVA is positive. ये सब में ये एक नया पार्ट है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। वो दिया रहेगा तभी क्या करना है, ये एक नया पार्ट है। देखो तुम लोग को इक्विटी शेयर दिया है, रिजर्व दिया है, 12% प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, रेट ऑफ टैक्स, रिस्क फ्री रिटर्न, बीटा फैक्टर, और कंपनीज विद बीटा फैक्टर ऑफ 1 इन सिमिलर बिजनेस है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 15%। ये क्या है मुझे बताओ? 15% RM। RM। जो मार्केट का रिटर्न रहता है ना, वो ओवरऑल शेयर मार्केट का रिटर्न गिना जाता है। RM यानी कि शेयर मार्केट का रिटर्न, और शेयर मार्केट का बीटा ऑलवेज 1 रहता है, ठीक है। तो जो कंपनीज का बीटा 1 है, यानी कि ये शेयर मार्केट का बीटा हो गया, तो अगर शेयर मार्केट का बीटा 1 है तो उसका रिटर्न सारा है 15%, तो ये RM इंडिकेट करता है। रिस्क फ्री रेट 8% दिया है, RF। बीटा दिया है 1.2, अपनी कंपनी का बीटा, ठीक है। तो दोनों को KE मिल जाएगा।
आर एफ है 8 प्लस बीटा 1.2 इंटू आर एम माइनस आर एफ 15 माइनस 8। सिक्सटीन पॉइंट फोर 16.4. ये हम लोग को के ई मिल गया, ठीक है, और के डी इजीली मिल जाएगा। के डी इक्वल टू आई 1 माइनस टी टेन इंटू 1 माइनस टैक्स रेट दिया 40%, 6 आएगा। Yes, sir. के पी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वो डायरेक्ट आता है प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट दिया है 12%, ठीक है, इस पर टैक्स बेनिफिट नहीं रहता है, तो ये डायरेक्ट लिएगा 12%। तो हमको के ई मिल गया, के डी मिल गया, के पी मिल गया। तो इससे पहले हम लोग केपी क्यों नहीं लेते थे, कि कभी था ही नहीं क्या केपी पहले के आई सम नहीं में? ना, ये पहली बार आया। आई थिंक एक सब में आया था, नहीं वो मेरा खुद का एग्जाम्पल दिया था आई थिंक, तो ये पहला समय के जहाँ पे के पी आया। मतलब प्रेफरेंस शेयर के लिए अगर दिया रहेगा तो उसका अलग से लेने का। हाँ ऑब्वियसली उसका रेट अलग रहता है। ओके सर। ओके, तो यहाँ पे अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल गया। अभी नो पैड निकालने को ट्राई करते हैं। हम लोग को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद में माइनस होता है कि पहले माइनस होता है? बाद में। बाद में, ठीक है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड का नो पैड पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। ये जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है ये हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा। अभी मैंने जो एकदम स्टार्टिंग में बेसिक फॉर्मेट लिखवा था तुम लोग को, ये वाला ऑपरेटिंग एनपी पहले मिलता है, सीओजी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स को कंपेयर करके जीपी मिलेगा, उस पर ऑपरेटिंग इनकम ऐड होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होगा, जिसपे 3 है, ऑफिस एडमिन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंशियल। तो हम लोग को मिलता है ऑपरेटिंग एनपी, उस पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होता है, इंटरेस्ट माइनस करोगे तो दोनों को मिलेगा एनपी बीटी, टैक्स माइनस करोगे एनपी एटी आएगा। अब अभी तक जो भी सम्स थे ना उस पर दोनों को ये दे नहीं रहे थे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो मैंने यहाँ पे 3 मैथड दोनों को बताया था। सबसे कन्वीनियंट मेथड ये था कि हम लोग क्या कर रहे थे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐड पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट, दोनों को नो पैट आ रहा था, ठीक है। और लॉन्ग कट मेथड ये था कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे टैक्स ऐड करो तो बिफोर टैक्स मिलेगा, इंटरेस्ट ऐड करो तो ऑपरेटिंग एनपी मिलेगा, टैक्स माइनस करो तो हम लोग को मिलेगा नो पैट, ठीक है। ये अपना लॉन्ग कट था। अब ये सब में ये पहला सम है जहाँ पे हम लोग को सब में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया है। तो नॉन ट्रेड अगर इन्वेस्टमेंट है तो उसका इनकम भी नॉन ट्रेड हुआ, तो हम लोग को नॉन ट्रेड इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ये सब में दिया हुआ है, ये सब में एप्लीकेबल है। तो हम लोग को रिवर्स वर्क कैसे करना पड़ेगा, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उस पर टैक्स ऐड करेंगे तो हम लोग आ जाएंगे बिफोर टैक्स पे, इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा EBIT, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा ऑपरेटिंग एनपी, और उस पर से जब भी दोनों टैक्स माइनस करोगे तो दोनों को मिलेगा नो पैट। आई रिपीट, पूरा यहाँ से यहाँ तक रिवर्स वर्क करना है। डाउनवर्ड वर्किंग में जो ऐड होता है वो अपवर्ड वर्किंग में माइनस होगा, डाउनवर्ड वर्किंग में जो माइनस होता है वो अपवर्ड वर्किंग में प्लस होगा, ऑपोजिट। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये लेस है तो हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे बिफोर टैक्स पे,
इंटरेस्ट लेस है तो हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे इंटरेस्ट सॉरी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे। ये लेस है तो ये ऐड होगा, ये ऐड है तो लेस करेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे ऑपरेटिंग एनपी पे। ऑपरेटिंग एनपी माइनस टैक्स, ऑपरेटिंग एनपी माइनस टैक्स तो हम लोग को मिल जाएगा नो पैट। ठीक है, तो ये पूरा रिवर्स वर्क हम लोग को करना पड़ेगा। इसका शॉर्टकट एक पॉसिबल है। ठीक है, क्या शॉर्टकट पॉसिबल है? अगर हम लोग को ये वाला वर्किंग करना है तो हम लोग यहाँ पे पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट को ऐड बैक कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ इंटरेस्ट नहीं चाहिए था, ये इंटरेस्ट हम लोग को नहीं चाहिए था। बाकी का तो ये तो दो दिया हुआ ही नहीं है। अगर इंटरेस्ट को निकाल दिया तो हम लोग का ऑटोमेटिकली नो पैड आ जाएगा। तो इंटरेस्ट पोस्ट टैक्स अगर हमने ऐड किया तो वैसे यहाँ पे हम लोग को पोस्ट टैक्स नॉन ट्रेड का जो इनकम दिया हुआ है वो हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक शॉर्ट वर्किंग पॉसिबल है, लेकिन अगर तुम लोग का ग्रिप रहेगा अकाउंट्स के ऊपर तो ये करना, बाकी रिवर्स वर्क ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो यहाँ से रिवर्स वर्क फॉलो करते हुए तुम लोग को ऑपरेटिंग एंट्री तक आना है। ठीक है, अभी ये समझ में आया सभी को? यस सर। रिमेनिंग बाकी लोग बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, तो यहाँ से हम लोग रिवर्स वर्क करके ऑपरेटिंग एंट्री पे आएंगे, उसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो हमको नो पैड मिल जाएगा। तो यहाँ पे माइनस टैक्स रेट डायरेक्टली माइनस करने का तो दोनों को मिल जाएगा नो पैड। ठीक है, अब ये सम पे आते हैं और देखते हैं कि ये सब में क्या इन्फॉर्मेशन है, हम लोग ये कैसे वर्कआउट कर पाएंगे। सब में देखो तुम लोग को यहाँ पे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। ठीक है, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये तुम लोग का प्रॉब्लम एरिया है। ये पहली बार नॉन ट्रेड इनकम जनरेट हो रहा है। मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है तो मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। मुझे टैक्स रेट दिया है तो मैं पहुँच जाऊँगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। मैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऐड करूँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब मुझे इन्वेस्टमेंट का इनकम माइनस करना है, तो इन्वेस्टमेंट का इनकम यहाँ पे कैलकुलेट करना पॉसिबल है क्या? Market rate of return, sir. नहीं, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न ये इंडस्ट्री का है। मैंने थोड़ी वो इंडस्ट्री में मीन्स ओवरऑल सेंसेक्स में मैंने थोड़ी पैसा इन्वेस्ट किया रहेगा। मैंने इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया ये हम लोग को सम खुद बताएगा। ये जो रहता है ये सेंसेक्स और निफ्टी का रहता है। ठीक है, ओवरऑल शेयर मार्केट का। तो ये मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो तो मैंने कोई कंपनी का शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड कुछ भी खरीदा हुआ रह सकता है। तो मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा या डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, ये अगर शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो 15% रहेगा, लेकिन अगर मैंने डिबेंचर में इन्वेस्ट किया रहेगा तो, प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट किया रहेगा तो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदा रहेगा तो, इन्वेस्टमेंट का नेचर नहीं पता है ना हम लोग को। हाँ. तो ये सब में हम लोग को इन्वेस्टमेंट का इनकम वो कैलकुलेट करने का वे ओपन रखा ही नहीं है। जैसे अगर 10% इन्वेस्टमेंट बोलते तो 10% 4 लाख पे हम लोग अप्लाई करते हैं तो हम लोग को इनकम मिलता है। यहाँ पे हम लोग को कोई वे और हमने ओपन रखा नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इनकम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अभी वर्किंग आउट नंबर 2, नो पैट। The above information non-trade investment of rupees 4 lakh is given. Therefore, income from such investment will be non-operating income, which should be removed in calculation
of NOPAT. However, since income from such investment is not given, we cannot remove such income in NOPAT. Therefore, this income is ignored in absence of information. ये समझ में आया क्या एवरीवन? नोट लिखा है वो? अगर वो इनकम दिया रहता तो तुम को रिमूव करना ही पड़ता। वो इनकम दिया नहीं है, इसके लिए तुम उसको इग्नोर कर दो। ठीक है, तो इग्नोर करने का सिंपल एक ही रीज़न है कि इन्वेस्टमेंट का इनकम निकालना पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज वो दोनों को रिमूव करना कंपलसरी है। समझ में आया क्या एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, चलो तभी NOPAT कैलकुलेट करके हम लोग को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2 लाख। डायरेक्टली पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट ऐड कर दिया तो हो जाएगा ना काम? 40,000 ऐड करना into 1 minus 4 24,000 तो 1,76,000 आता है। ओके, तो 4 लाख का 10% 40,000 इंटू 1 माइनस टी, टैक्स रेट है 40%। $24। ओके, सर प्लस होएगा ना? फिगर्स में आपने नेगेटिव से 224। ये मुझे मिल गया NOPAT। इसी का ही सिमिलर सम है ना, ये है। यहाँ पे भी ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो रेट दिया हुआ है 10%। तो हम इसका इनकम यहाँ पे निकाल पाएंगे NOPAT कैलकुलेट करने के टाइम पे, तो ऑटोमेटिकली दोनों को कवर हो जाएगा नेक्स्ट सम में। तो जब ये रेट दिया रहेगा तो ये वर्किंग कैसे करना है, समझा क्या एवरीवन? यस सर। ओके, तो NOPAT हो गया अपना। हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के रखा है, लेकिन WACC अभी तक निकाला नहीं है। ये सब का जो मेन पार्ट है ना, वो अभी दोनों का WACC है। ठीक है, मैं पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में दोनों को लेके जाऊंगा, बाद में वो WACC कैलकुलेट करेंगे। देखो, अगर मुझे EVA कैलकुलेट करना है तो मैं दो चीज़ों को कंपेयर कर रहा हूँ, एक नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और दूसरा है WACC। अगर प्रॉफिट ऑपरेटिंग है तो WACC भी कौन सा लेना चाहिए? ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग प्लस नॉन ऑपरेटिंग। मुझे दो चीज़ों को कंपेयर करके EVA मिलता है। अगर एक जगह पे मैंने प्रॉफिट ऑपरेटिंग लिया, ठीक है, तो मैं WACC में जो असेट्स एंड लायबिलिटीज लूंगा वो कौन सा लेना चाहिए, ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग या दोनों? ऑपरेटिंग। सिर्फ ऑपरेटिंग लेना चाहिए, तो ही वो कंपेरेबल है ना। ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट तो मैंने ऑलरेडी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लिया है, तो मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड भी ऑपरेटिंग निकालना पड़ेगा।
कैपिटल एम्प्लॉयड ऑपरेटिंग निकालना पड़ेगा। अब हम लोग गुडविल का टॉपिक ऑलरेडी सीएफआर में कवर कर रहे हैं, तो आप लोग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? तो हम लोग लेते हैं रिवाइज वैल्यूज ऑफ असेट, उस पर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, लॉसेज मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रहेगा तो नहीं लेते, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड करते हैं कि जो नॉन ऑपरेटिंग है। तो यहाँ पे भी अगर मैं इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस डिबेंचर लेता हूँ, तो ये मेरा क्या आंसर मिलता है? तो अगर ये लाइबिलिटीज को मैं ऐड करता हूँ, कौन कौन से? इक्विटी शेयर, रिजर्व, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर, अगर मैं ये चार चीज़ों को मैं ऐड करूँगा तो मुझे बैलेंस शीट अगर टैली है तो मुझे क्या मिलेगा? असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। यस। एवरीवन, असेट माइनस करंट लाइबिलिटी मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को मैंने पार्ट ऑफ यहाँ पे कैपिटल में गिना है। अभी वो जो लास्ट अभी हम सॉल्व किया ना, वहाँ पे कैसा असेट माइनस लाइबिलिटी दिया था, तो मैंने बोला कि वो कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो सेम वे अगर मैं ये चार चीज़ों पे WACC कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये चार चीज़ों का टोटल कितना आना चाहिए? तो फ्रॉम असेट साइड अप्रोच ये आएगा टोटल असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। एवरीवन बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस यस हाँ Yes, सर sir. ओके। यस सर। अगर वो असेट माइनस करंट लाइबिलिटी आएगा तो वो असेट में ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी आ गया है ना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो असेट में रहेगा ना, यस ठीक है। तो ये यस सर। ये तो नॉन ऑपरेटिंग है ना, तो मुझे ये लेना चाहिए क्या असेट माइनस लाइबिलिटी में? No, देखो, sir. मैं थोड़ा सा दूसरे वे से बताने को ट्राई करता हूँ। अभी देखो, यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट है जो मुझे दिया है 4 लाख रुपया, कौन सा? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और तुम लोग को यहाँ पे इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व्स प्लस डिबेंचर, ठीक है। मैं ये सबको एक साथ ऐड करके लिखता हूँ। 10 लाख प्लस 3 13 प्लस 15 प्लस 4 19, 19 लाख ये सब है, ठीक है। ये चार चीज़ों का टोटल 19 लाख है। अब सपोज करंट लाइबिलिटी एज्यूम करो कि 3 लाख है, तो मेरा टोटल ऑफ बैलेंस शीट आएगा 19 प्लस 3 22 लैक्स। यहाँ पे आएगा अदर असेट्स, वो आएगा 18 लैक्स, और मेरा बैलेंस शीट टैली होगा 22 लैक्स, ठीक है। तो ये 3 लाख एज्यूम नंबर है, अदर असेट 18 लाख एज्यूम नंबर है, मुझे सिर्फ 4 लाख और 19 लाख के ये सब में दिया हुआ, ठीक है। तो ये दो नंबर मैंने एज्यूम दिया, मेरा बैलेंस शीट टैली है। अभी अगर मुझे ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है, और अगर मैं जैसे गुडविल के सब में लेता हूँ वैसा अगर मैं लेता हूँ, तो 18 लाख मेरा असेट आएगा, उसमें मैं ये 4 लाख को इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि वो नॉन ट्रेड है, ठीक है। उसमें से मैं लाइबिलिटी माइनस करूँगा, लाइबिलिटी कौन सा? ये 3 लाख का, ठीक है। तो मुझे 15 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा जो रहेगा ऑपरेटिंग। और वही अगर मैं लाइबिलिटी साइड अप्रोच फॉलो करूँ तो मुझे कैसे लेना पड़ेगा? तो और ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अगर मैं लेता हूँ तो मैं लूँगा इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व प्लस डिबेंचर, और इस पे से मुझे माइनस करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये है 19 लाख
माइनस इन्वेस्टमेंट है 4 लाख, तो मुझे आंसर आएगा 15 लाख, जो मेरे रेगुलर असेट माइनस लायबिलिटी वाले वर्किंग से मैच होगा। एवरीवन समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो मुझे ये वाला वर्किंग करके ऑपरेटिंग कैपिटल इनपुट मिलेगा। अब मैं अगर रेगुलर वर्किंग करने को जाओ WACC का, WACC, ठीक है, तो मैं उस पर इंक्लूड करूंगा इक्विटी शेयर, उसके बाद में आएगा प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद में आएगा रिजर्व, उसके बाद में आएगा वो जो डिबेंचर दिया है वो। मुझे सभी का अमाउंट पता है, सभी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता है, ठीक है, लेकिन मुझे ये सभी में से एक चीज माइनस करना है। क्या माइनस करना है? वो है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मुझे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का अमाउंट पता है, लेकिन उसका कॉस्ट पता है क्या? सर उसका जो कॉस्ट है वो मुझे पता है? नहीं पता है, नहीं। ठीक है। तो अगर मुझे ये माइनस करना है तो मैं कौन सा रेट से माइनस करूँ, ये मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करने को ट्राई कर रहा हूँ, तुम लोग जो सोच रहे हो मैं वो नहीं बोल रहा, मैं थोड़ा डिफरेंट आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं ये वर्किंग ही आगे बढ़ाता हूँ तो ऑटोमेटिकली तुम्हें को समझ में आएगा क्या मैं बताना चाहता हूँ। सर हाँ, सर नहीं तो ऐसा नहीं कर सकते क्या, जो ओरिजिनल वेटेज है इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स का निकाल लेंगे और वही वेटेज के हिसाब से जो टोटल अमाउंट है 19 लैक्स माइनस 4 लैक्स 15 लैक्स को वही वेटेज में डिवाइड कर दे तो? ओके, पॉसिबल है, वैसे कर सकते हो, पॉसिबल है। मैं आता हूँ, वो पॉइंट पे आता हूँ। ओके सर। चलो, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया 10 लाख, रिजर्व है 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर है 2 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, रिजर्व है 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर है 2 लाख, उल्टा लिखा है तुमने, रिजर्व 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर 2 लाख, बराबर लिखा। 12% प्रेफरेंस शेयर है और 4 लाख है डिबेंचर। अब मैं सभी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखता हूँ। इक्विटी का KE 16.4, KD 6 और ये 12। रिजर्व में भी आएगा 16.4, इसका 12, इसका 6, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब पॉइंट ये है कि ये जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो मैंने 4 लाख का परचेज किया है। और मुझे ये नहीं पता है कि ये 4 लाख के लिए मैंने इक्विटी का पैसा यूज़ किया रहेगा, प्रेफरेंस का पैसा यूज़ किया, रिजर्व का या डिबेंचर का। अगर मुझे ये पता रहेगा फॉर एग्जांपल कि मैंने ये इक्विटी के पैसे में से 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, तो मैं इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16.4% लूँगा। अगर मैंने ये 4 लाख रुपया, सपोज मैंने डिबेंचर का यूज़ किया है, तो मैं उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 6% लूँगा। अगर मुझे ये पता रहेगा कि इसका सोर्स क्या है, तो मैं उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन मुझे पता ही नहीं है ना कि ये 4 लाख मैंने कहाँ से यूज़ किया, इक्विटी का कितना, प्रेफरेंस का कितना, रिजर्व का कितना, डिबेंचर का कितना, कौन सा फंड मैंने यूज़ किया है टू इन्वेस्ट इन 4 लाख, ये मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए ये 4 लाख का मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं ले सकता।
अभी पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं ये इसका कॉस्ट यानी कौन सा कॉस्ट बोल रहा हूँ, इसका इनकम नहीं बोल रहा हूँ मैं कि नॉन ट्रेड का इनकम कितना, वो उसका कॉस्ट ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे ये 4 अलग अलग फंड्स मैंने यूज करके ये 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट खरीदा रहेगा। अगर मुझे इसका सोर्स पता रहेगा कि ये कौन से फंड से 4 लाख रुपए मैंने लिया है, तो मैं उसी का कॉस्ट यहाँ पे यूज करूंगा माइनस करने के लिए। लेकिन मुझे वो सोर्स सम कभी नहीं बताएगा। ये प्रैक्टिकल में भी जानना बहुत डिफिकल्ट है कि हमने कौन सा पैसा यूज किया तो परचेज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जनरली वो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सोर्सेज रहता है। अजम्पशन नहीं कर सकते, नहीं, रिजर्व एजम्पशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर रिजर्व भी क्रिएट हुआ तो रिजर्व कहाँ से क्रिएट होता है? तो बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ से आता है? बाय यूजिंग फंड्स यू विल जनरेट प्रॉफिट। तो कौन सा फंड यूज किया? तो उन्होंने सभी फंड को यूज किया। प्रेफरेंस शेयर में पैसा कंपनी में यूज किया, इक्विटी का भी और डिबेंचर का भी। तो दोनों ऐसा नहीं बोल सकते कि इट इज द पार्ट ऑफ योर रिजर्व ओनली। सर हम ऑपरेटिंग रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉय निकालते वो यूज कर सकते हैं। ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड उसका रिटर्न हम लोग यहाँ पे यूज कर पाएंगे। वो यूज क्यों कर पाएंगे उसका लॉजिक यहाँ पे मैं बताने को ट्राई कर रहा हूँ कि ये जो 4 लाख है ना, उसका सोर्स ये चारों फंड उसका सोर्स, ठीक है। तो हम लोग इस पे जो रेट अप्लाई कर सकते हैं दैट विल बी WACC। वी कैन नॉट अप्लाई सिंगल रेट ऑफ आइदर इक्विटी और प्रेफरेंस और डिबेंचर। एक सिंगल का रेट हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। सर नहीं, ये फॉर्मूला लगाते नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो हमारे तो ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाए तो फिर हम बोल सकते हैं ना कि 15 लाख में इतना तो 4 लाख में कितने, वैसे तो सर प्रॉफिट से कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं मिलता है। अगर ऑपरेटिंग कंपनी को कैपिटल नहीं, फॉर एग्जांपल अगर कंपनी को अगर लॉस हुआ है तो क्या करोगे? ये समय प्रॉफिट है, अगर लॉस हुआ रहेगा तो उन लोग कैसे निकालोगे? सो कैपिटल एम्प्लॉयड उसका जो कॉस्ट तुम लोग लेते हो दैट दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉफिट। यू कैन नॉट यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हियर। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो तुम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे जो रहेगा वो तुम लोग का कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही रहेगा। तो तुम लोग यहाँ का कोई रेट अगर यूज करोगे तो दैट इज लॉजिकल, बट यू कैन नॉट यूज प्रॉफिट अमाउंट टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 4 लाख। ठीक है, चलो तो मैं आगे बढ़ा तो इसका भी सॉल्यूशन क्या आएगा? और 10 लाख इंटू 16%, और सॉरी 1,64,000 ना। Yes. ओके, 2 लाख इंटू 12%, 24,000. 3 लाख इंटू 16.4, 49,200. और 4 लाख इंटू 6%। 24,000. ओके, दोनों का WACC मिलेगा 261,200. ओके, और इसका टोटल 19 लाख है। अब ये समय हम लोग क्या करेंगे, हम लोग WACC का रेट निकालेंगे इक्वल टू WACC डिवाइड बाय टोटल फंड्स टू 100। तो 2,61,200 डिवाइड बाय 19 lakhs इंटू 100 कितना परसेंट आ रहा है? 13.74 75. 13 पॉइंट हाँ 0.75. ओके, 13.75 ये मेरा WACC का रेट मिला। मैंने जितना फंड बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर मेरा जो टोटल कॉस्ट आ रहा है वो ऑन एन एवरेज 13.75% आ रहा है। ठीक है, अभी मैं WACC ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अगर ये निकालता हूँ तो 19 लाख माइनस 4 लाख यानी कि 15 लाख मेरा ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसके ऊपर 13.75% है। 206250 206250 बराबर लिखा मैंने।
यस सर। ओके, अभी मी तू जो बोल रहा था ना कि 15 लाख पे प्रोपोर्शनेट ले लो, यस। अगर तू 15 लाख पे प्रोपोर्शनेट लेगा ना तुझे यही आंसर आएगा। ओके। ठीक है, यानी कि मीनिंग ये है कि जो 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ ना, वो 4 लाख कहाँ से आया, तो वो आया 10:2:3:4 के रेशियो में फ्रॉम ऑल द फंड्स। हाँ। लॉजिक समझ में आ रहा है एवरीवन? यस। जो 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है उसका सोर्स क्या, तो उसका एक सिंगल सोर्स नहीं है, वो ये चारों में से आया है। और कितना अमाउंट कौन से उसमें से आया, तो वो जो 4 लाख है इंटू 10/19 वो आएगा फ्रॉम इक्विटी, इंटू 2/19 वो आएगा फ्रॉम प्रेफरेंस, इंटू 3/19 वो आएगा फ्रॉम रिजर्व, और इंटू 4/19 वो आएगा फ्रॉम डिबेंचर। यानी कि सोर्स ऑफ 4 लाख इन्वेस्टमेंट इज फ्रॉम ऑल सोर्सेज ऑफ फंड in the proportion of outstanding amount of these funds. कुछ लॉजिक बैठ रहा है दिमाग में अभी? यस सर। ओके, तो ये तुम लोग का सबसे इजीएस्ट वे होगा ऑफ कैलकुलेटिंग द ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डब्ल्यूसीसी। तो पहले क्या करने का, जो नॉन ऑपरेटिंग असेट रहेगा उसको कंसिडर किए बिना सिंपल टोटल जो अलग अलग हम लोग का सोर्सेज ऑफ फंड रहेगा उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल अप्लाई करो, डब्ल्यूसीसी का अमाउंट निकालो, बाद में डब्ल्यूसीसी का परसेंटेज निकाल लो। परसेंटेज कैसे मिलेगा, तो डब्ल्यूसीसी का अमाउंट डिवाइड बाय टोटल सोर्स, दोनों को रेट मिलेगा, और वो रेट को ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर अप्लाई कर लो। दोनों को डब्ल्यूसीसी ऑपरेटिंग जो हम लोग को ईवीए के लिए चाहिए वो दोनों को मिल जाएगा। एवरीवन कंफर्टेबल लग रहा है अभी? हाँ सर। यस सर। डाउट रहेगा पूछो। कुछ डाउट? आगे बढ़े। ओके चलो, तो अभी यहाँ पे एवीए वाले स्टेटमेंट में हम लोग ये रखते जाते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सॉरी नो पैट, वर्किंग नंबर 2 में हमने कैलकुलेट किया, अमाउंट आया 2,24,000। और डब्ल्यूएसएसी वर्किंग नंबर 3 में हमने कैलकुलेट किया, नो पैट, ये वर्किंग नंबर 3 डब्ल्यूएसएसी हम लोग को मिला 2,06,250 ऑपरेटिंग। को मिलेगा ईवीए कितना आएगा बताओ? 17750। 17,750। ये वाला जो पार्ट है ये तुम लोग को लिखने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, किसी को अगर लिखना रहेगा तो लिखो, ऑप्शनल है। ठीक है, ये एज्यूम्ड था, में दिया हुआ नहीं था, ये भी एज्यूम था, ये तुम लोग का रियल वर्किंग। ठीक है, प्रेजेंटेशन में तुम लोग यहाँ पे भी वर्किंग बता सकते हो, और डायरेक्टली तो जो तुम लोग को रेट मिला था ये वाला 13.75, यानी कि ये वाला जो वर्किंग है 2,06,250, ये तुम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट में बताओगे तो भी चलेगा, यहाँ पे ब्रैकेट में बताओगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो वापस एक बार फास्ट ट्रैक में समरी बता देता हूँ। जब भी तुम लोग को नॉन ट्रेड एसेट दिया रहेगा, ठीक है, तो वो टाइम पे पहले तुम लोग
नो पैट कैलकुलेट करने के टाइम पे जैसे इंटरेस्ट को ऐड बैक करते हो, वैसे तुम लोग को जो नॉन ट्रेड का इनकम रहेगा उसका भी पोस्ट टैक्स वाला इफेक्ट तुम लोग को रिमूव करना पड़ेगा, यानी कि लेस करना पड़ेगा। वो इनकम है तो वो तुम माइनस करोगे तभी जाके तुम लोग को नो पैट मिलेगा। ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, तुम लोग पहले WACC का रेट निकालो बेस्ड ऑन दी फंड्स एम्प्लॉयड, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उसके ऊपर तुम लोग पहले रेट निकालो और वो रेट अप्लाई करो ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो टोटल फंड्स है उसमें से नॉन ट्रेड वाले जितने भी एसेट रहेंगे वो माइनस कर दो, ठीक है, और उसके ऊपर वो रेट अप्लाई करो, तुम लोग को WACC का अमाउंट मिल जाएगा और वो अमाउंट तुम लोग यहाँ पे EVA में रखोगे, तुम लोग को फाइनली EVA मिलेगा। ओके एवरीवन, समझ में आया ना सभी को? यस सर। हाँ सर। ओके चलो, तो अभी तुम लोग का कहाँ से लिखने का बाकी है? ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखा सभी ने? यस। नो पैट लिखा? नहीं। ओके नहीं सर, उधर से रखिए। चलो, तो नो पैट से लिखना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 6, Vintage Limited is provided the following information: equity share capital of 10 each, 500 lakhs, 10% preference share capital 400 lakhs, resource in surplus 15% debenture, 10% non-trade investment, nominal value 200 lakhs. Land and building held as investment. Advance is given for purchase of plant. Capital work in progress. Underwriting commission. Earning per share. Rate, tax rate 30%. Beta factor. Market rate of return. Risk-free rate. Advance given for purchase of plant and capital work in progress are to be treated as operating item. Calculate economic value added by the company. 5 मिनट्स का टाइम लो, पहले तुम लोग ट्राई करो, बाद में मैं बताता हूँ। कुछ हो रहा है वर्किंग? सर नोपेट हो गया अभी WACC। ओके नो पैट कितना है रे? मेरे को 873 आया। ओके। तेरे को? नहीं, मुझे ज़्यादा है तो राइट रहेगा तेरा। देख लिया था मैंने। अయ్యో अरे कशी खोकते वरता वाणी का तिला औषध घालायचं तर काय तो वरता विचार करते मी चेंज करेन जरा होता बिचार जरा ओके चलो, अभी ये सब में तुम लोग को प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है, तो तुम लोग को पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और उसके लिए तुम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है EPS, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो प्रॉफिट तुम लोग कैसे निकालोगे? तो पहले EPS का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं।
EPS equal to profit after tax minus preference dividend divided by number of equity share. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एक्स एज्यूम करता हूँ. ईपीएस दिया हुआ है तुम लोग को 14 रुपीज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्स एज्यूम करता हूँ माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है 400 लैक्स. ठीक है, उस पर 10% उसका रेट है, तो 400 का 10% 40 आएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. टोटल 500 लैक्स का कैपिटल है, शेयर ऑफ 10 ईच है, यानी कि नंबर ऑफ शेयर होगा 50 लैक्स. इन लैक्स पे 50 को इक्वल टू के ये साइड लेके आओ, तो 14 इंटू 50 इक्वल टू एक्स माइनस 40. 700 इक्वल टू एक्स माइनस 40, एक्स इक्वल टू 700 प्लस 40, तो हो जाएगा 740. यहाँ पे मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल रहा है. एक बार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला तो तुम लोग रेगुलर वर्किंग स्टार्ट कर सकते. यहाँ पे मैं जानबूझ के थोड़ा लॉन्ग कट वर्किंग बताता हूँ, बाद में मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा, तो तुम लोग को जो कन्वीनियंट रहेगा वो तुम लोग फॉलो करें. टैक्स रेट दिया हुआ है 30%. ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें मैं टैक्स ऐड करूंगा 30%, तो मुझे मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. अगर मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 रुपया है तो मेरा टैक्स अमाउंट आएगा 30, तो मुझे आफ्टर टैक्स मिलेगा 70. 70 वो 740 है, तो 100 कितना, तो 740 इंटू 100 डिवाइड बाई 70, तुम लोग को प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा. कितना आएगा बताओ? 1057. 1057 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है क्या? 0.14. पॉइंट भी रखो क्योंकि ये रुपीज इन लैक्स में है, तो 0.14 यानी वो 14,000 में काउंट होगा. ओके. चलो अभी मुझे रिवर्स वर्क करना है. मैं ऐड बैक कर दूंगा इंटरेस्ट. इंटरेस्ट यहाँ पे 15% डिबेंचर 1400 का अमाउंट है, तो 1400 का 15%. पोस्ट टैक्स लेना नहीं है, हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला है, वहां से रिवर्स वर्क करे, तो जो एक्चुअल नंबर है वही रखना है, पोस्ट टैक्स मत लेना. कितना? 1400 इंटू 15%, एवरीवन कितना आ रहा है? 210. इसके अलावा डिबेंचर है एक और, यहाँ पे है 10% नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो ये नॉन ट्रेड इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, मुझे ये भी निकालना पड़ेगा. इसके पहले वाले सब में क्या हुआ कि तुम लोग को वो इनकम निकालना पॉसिबल नहीं था, तो तुमने उसको इग्नोर किया. यहाँ पे तुम लोग को इनकम निकालना पॉसिबल है, तो तुम लोग इग्नोर क्यों करोगे? तो 280 यह अमाउंट दिया हुआ है, ये अपना कॉस्ट है. इन्वेस्टमेंट कितने में खरीदा? तो 280 में खरीदा. उसका नॉमिनल वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू वो 200 है, तो 10% वो 200 पे अप्लाई होगा कि 280 पे अप्लाई होगा? फेस वैल्यू पे, नॉमिनल वैल्यू पे. नॉमिनल वैल्यू यानी कि 200 पे 10%. ये इन्वेस्टमेंट इनकम है, तो ये माइनस होगा.
200 इंटू 14%, फेस वैल्यू पे 10%, ये होगा 20। तो तुम लोग को मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1057 प्लस 210 माइनस 20। 1247.14. इस पे से मैं टैक्स माइनस करता हूँ, फ्लैट 30% ऑफ 1247.14। 872.99. नो पैड डायरेक्ट Yes, sir. 870। 872.99. ओके, ये अप्रोक्सीमेटली 873 ले लिया तो भी चलेगा। ओके, तो ये वैसे तुम लोग यहाँ पे नो पैड कैलकुलेट करोगे। मैं एक और मेथड बताता हूँ नो पैड का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 740। मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट को ऐड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ही मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 माइनस टी। टैक्स रेट है 30%, तो 0.3। कितना आएगा बताओ, 210 माइनस 30%। $147. इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये भी मैं डायरेक्टली पोस्ट टैक्स लूंगा। तो यहाँ पे भी 1 माइनस टी। तो 20 माइनस 30%, 14। तो मुझे 873 आ रहा है क्या, देखो 740 प्लस 147 माइनस 40। Yes, sir. आ रहा है. तो ये वैसे तुम लोग को वर्किंग करना पॉसिबल है, यानी कि इस पर पूरा रिवर्स वर्क पूरा करने की जरूरत नहीं है। जैसे अपन रेगुलर सबमिट करते हैं वैसे हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अभी तो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मैं तुम लोग को बता देता हूँ। और तुम लोग को यहाँ पे 15% डिबेंचर दिया है, 10% नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। ये तुम लोग का जो रेगुलर सब में नहीं रहता वो वाला पार्ट है। डिबेंचर, एडवांस फॉर प्लांट एंड मशीनरी, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस, अंडर राइटिंग कमीशन, ये भी तुम लोग के लिए नया पार्ट है। नीचे तुम लोग को एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि एडवांस गिवन फॉर प्लांट एंड मशीनरी एंड कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस आर ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग आइटम। ठीक है, तो ये दोनों ऑपरेटिंग है, एडवांस फॉर प्लांट एंड मशीनरी एंड कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस। अगर ये ऑपरेटिंग है तो इसका इनकम तुम लोग को रिमूव नहीं करना है, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ये कैपिटल एम्प्लॉयड में भी रेगुलर असेट है तो उस पर इंक्लूड होगा। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर ये ऑपरेटिंग है तो ये दो नॉन ऑपरेटिंग हुआ। ये तो नॉन ट्रेड लिख ही दिया है, और ये लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, यानी कि वो क्या हुआ,
तो वो नॉन ऑपरेटिंग हुआ, नॉन ट्रेड हुआ। अगर वो नॉन ट्रेड है तो हम लोग को उसका भी इनकम यहाँ से निकालना चाहिए, लेकिन हमने पूरा सम रेड किया, हम लोग को कहीं पे भी ये लैंड एंड बिल्डिंग का इनकम दिया हुआ नहीं है। अगर सपोज उसका इनकम दिया रहता, फॉर एग्जाम्पल कुछ रेंटल इनकम वगैरह कुछ आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग उसको भी यहाँ से रिमूव करते। ठीक है, ये हम लोग को ट्रीटमेंट यहाँ पे, जैसे इसको हमने रिमूव किया नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इनकम, वैसे हम लोग यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग का भी इनकम हम लोग यहाँ पे रिमूव करते हैं। पॉइंट समझ में आया क्या एवरीवन? एवरीवन, सब लोग हो के नहीं है? यस सर, यस। यस सर। ओके, तो यहाँ पे नोट लिख के रखते हैं, सिंस इनकम फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग held as investment is not given, such income is ignored in above no fact. एवरीवन समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ सर। चलो, तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग को फाइंड करना है, ये इसका अल्टरनेटिव था। ओके, तो अभी हम लोग का नो पैट हो गया। अभी हम लोग को फाइंड करना है WACC। WACC जैसे यहाँ पे फाइंड किया ना, सेम भी अपन यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे। पहले हम लोग WACC का रेट निकालेंगे और उसमें से हम लोग ऑपरेटिंग फाइंड करने को ट्राई करेंगे। चलो, इक्विटी शेयर कैपिटल 500 लाख से, और 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 400 लाख से, रिजर्व एंड सरप्लस 210 लाख, और ये 1400 लाख। 210, 1400, 15% डिबेंचर। ठीक है, ये हम लोग को नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है जो माइनस करना है, लैंड एंड बिल्डिंग माइनस करना है, अंडर राइटिंग कमीशन एक है, ये सब में नया पार्ट। ये तो ऑपरेटिंग है, अगर ये ऑपरेटिंग है तो इसको कुछ भी नहीं करना है। नॉन नॉन ऑपरेटिंग रहेगा तो लोग माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग को कुछ नहीं करना है। ठीक है, हम लोग को बीटा फैक्टर, मार्केट रेट और रिस्क फ्री दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग को के मिल जाएगा, केपी ऑलरेडी दिया हुआ है, 10% ही आएगा। और डिबेंचर का सिंपल 15 माइनस टैक्स रेट, दोनों को मिल जाएगा केडी। तो के तुमने निकाला है क्या?
बीटा दिया है 1.5, आर एन 16.5 और ये 9.5। ट्वेंटी। प्रेफरेंस शेयर का आएगा 10%, रिजर्व सरप्लस का आएगा 20, 15% डिबेंचर का 15 माइनस टैक्स रेट है 30%, 10.5, 10.5, 100 का 20%, 147, 329, टोटल 2510, WSCC परसेंटेज 329 डिवाइड बाय 2510 into 100, 13.11, अभी WSCC on operating capital employed equal to 2510 माइनस जो नॉन ट्रेड है वो सब माइनस करोगे, तो दोनों माइनस करोगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग हेल्डेज इन्वेस्टमेंट और इवन अंडर राइटिंग कमीशन। अब है ना बच्चे लोग का एक यहाँ पे गड़बड़ होता है, मैंने जानबूझ के पहले बताया नहीं। जब तुम लोग ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे तो उसमें तुम लोग टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन ट्रेड असेट्स वो माइनस कर दो, ठीक है। तो टोटल जो कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है वो आ रहा है 2510 माइनस नॉन ट्रेड असेट में जितने भी नॉन ट्रेड है वो सब माइनस करोगे, यानी कि 280 का ये इन्वेस्टमेंट, 20 का लैंड एंड बिल्डिंग, तो 280 और 20 ये दोनों माइनस हो गए। कितना आएगा, सॉरी एक और है, -10, वो अंडर राइटिंग कमीशन जो दिया हुआ है वो। ट्वेंटी 2200। अब ये जो ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग निकालते हैं ना, ये परफेक्टली राइट है, लेकिन इसमें ट्रीटमेंट जो है ना वो स्लाइटली डिफरेंट है। अब ये ट्रीटमेंट क्या है, ध्यान से सुनिए। जो ये इन्वेस्टमेंट है ना, दो इन्वेस्टमेंट, ये दोनों को परचेज करना पड़ता है यूजिंग फंड्स, ठीक है। ये दोनों को पैसा खर्चा करना पड़ेगा, इतना अमाउंट आउटफ्लो होगा फ्रॉम योर फंड्स, 280 और 20। लेकिन मुझे बताओ जो अंडर राइटिंग कमीशन है 10 का, उसके लिए तुम लोग को अलग से कोई फंड्स एम्प्लॉय करने की जरूरत है क्या, यानी कि वो एक्चुअली जब ये कंपनी फॉर्म हुआ रहेगा तब भी हमने अंडर राइटिंग कमीशन पे किया रहेगा। तो एज पर अकाउंटिंग सिस्टम हम लोग को इसका 10 का क्या ट्रीटमेंट फॉलो करना है, तो हम लोग इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली राइट ऑफ करते हैं, जनरली इन अ पीरियड ऑफ 5 साल, ठीक है। जब तक ये पीएनएल अकाउंट में राइट ऑफ नहीं होता है हम लोग उसको वो डेबिट बैलेंस से इसके लिए असेट में शो करते हैं, जबकि वो रियल असेट नहीं है, ठीक है। वो फिक्टिशियस असेट है, ये फिक्टिशियस असेट है, जबकि ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है। तो ये कैटेगरी अलग है, ये दोनों का जो कैटेगरी है वो नॉन ट्रेड असेट्स है, जबकि ये दोनों का फिक्टिशियस असेट है। फिक्टिशियस क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली एक्सपेंस का पार्ट है विच इज स्टिल नॉट रिटर्न ऑफ, जब तक राइट ऑफ नहीं हुआ है। अगर ये राइट ऑफ हुआ रहता तो मुझे बताओ
ये कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या चेंज होता अगर राइट ऑफ हो चुका रहता तो? अगर ये 10 रुपीज पहले राइट ऑफ हो गया रहता तो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या चेंज? Reserves and surplus would have been less. बराबर। रिजर्व सरप्लस में जो 210 दिख रहा है दैट वुड बी 210 माइनस 10, यानी कि 200 रुपीज रहता अगर ये 10 राइट ऑफ पहले ही हो चुका रहता तो। पॉइंट आ रहा है क्या समझ में एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes. तो पॉइंट ये है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट and land and building held as investment are non-trade assets. However, underwriting commission is fictitious asset which is pending to be written off to P&L account. Therefore, underwriting commission is not to be treated as a part of non-trade asset, but it will be reduced from capital employed, from reserves and surplus in calculation of WACC percentage. ठीक है, तो अभी तुमको ट्रीटमेंट क्या करना है? सबसे पहले तुम्हें कहते जो रिजर्व सरप्लस का अमाउंट है वो 210 नहीं लोगे, वो 210 माइनस 10 अंडरराइटिंग कमीशन का, ठीक है, वो माइनस करके दोगे, यानी कि वहाँ पे अमाउंट आएगा 200। ये पॉइंट नंबर 1, ठीक है। तो मुझे ये अमाउंट नया मिलेगा, ये मिलेगा 40, ये हो जाएगा 327 आई थिंक। अब मैं रेट निकालूंगा 327 डिवाइड बाई 2510 इंटू 2500 इंटू 100। तो मुझे रेट बताओ अभी नया क्या आएगा? यहाँ पे टोटल हो जाएगा 2500। ये एक अमाउंट कंफर्म करना 327 आ रहा है कि नहीं? 13.08। 13.08। अभी WACC ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ये कैसे मिलेगा? तो पहले ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन ट्रेड असेट। अभी तुम्हारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 2500 हो गया, अंडरराइटिंग कमीशन पहले ही माइनस कर लिया, उसमें से तुम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करोगे और माइनस करोगे लैंड एंड बिल्डिंग एज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अंडरराइटिंग कमीशन पहले ही माइनस हो चुका है, तो मुझे आंसर अभी भी 2200 ही आएगा। इसके ऊपर 13.08%, बताओ कितना आएगा? $287.76. एवरीवन समझ में आया कि ये पॉइंट? हाँ सर।
देखो चलो अभी लोग फाइंड करते हैं ईवीए। हेलो सर। हाँ सर इधर अंडरराइटिंग कमीशन इधर लिखा और नॉट राइटिंग ऑफ, अदर समझो राइटिंग ऑफ लिखा होता तो भी तो कौन सा इफेक्ट आता था। अगर वो रिटर्न ऑफ रहता है तो बैलेंस शीट में आता ही नहीं ना। जो भी आइटम पीरियड में राइट ऑफ हो चुका है वो बैलेंस शीट में आता ही नहीं है। नहीं अदर समझो ऐसे बैलेंस शीट में अंडरराइटिंग कमीशन दे दिया और नीचे मतलब एडजस्टमेंट हमको दे दिया कि अंडरराइटिंग कमीशन को भी रिटर्न ऑफ, तो इस मतलब सेम इफेक्ट आया था ना जैसे अभी दिया। नहीं तो फिर वो पॉसिबल ही नहीं ना, क्योंकि अगर वो बैलेंस शीट में है तो वो नॉट रिटर्न ऑफ ही रहेगा। अगर वो रिटर्न ऑफ नहीं है तो ही बैलेंस शीट में आता है ना। अगर वो रिटर्न ऑफ हाँ ऑलरेडी हो चुका है तो हाँ बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं। ओके हाँ। वो क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता है। अभी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नो टैक्स वो है 873। WACC on operating capital employed 287.76. 287.76 AVA 585.24. 585.24। ठीक है, तो इसमें ये वाला पार्ट एक अंडरराइटिंग कमीशन और वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग था। और ये सब ने हम लोग को रेट दिया था तो हम लोग ने नो पैड के वर्किंग में उसको हमने रिमूव किया। अच्छा था ना ये सब। क्वेश्चन नंबर 7। Following is the P&L account and balance sheet of Measures X Limited. Turnover दिया हुआ है 652,760। Pre-tax accounting profit यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्री-टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स दिया हुआ है तो मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग। ये सब अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। तुम लोग अगर इसको लिंक बिठाने को जाओगे तो प्रॉपरली मे भी पॉसिबल नहीं आएगा। जैसे टर्नओवर में एक्सपेंसेस माइनस हुआ, कौन सा एक्सपेंसेस माइनस हुआ दिया नहीं है, डायरेक्टली प्री टैक्स प्रॉफिट दिया हुआ है। टैक्स माइनस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से डिविडेंड माइनस किया, 88 माइनस 30 तो 58 का रिटेन्ड अर्निंग है, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L जो बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट एक्सट्रेक्ट्स आर एज फॉलोज: फिक्स्ड असेट, नेट करंट असेट, तो टोटल, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बैंक, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बैंक लोन। ठीक है, ये भी अगर तुम देखोगे तो टैली नहीं होगा प्रॉपरली। 240 260 नेट करंट असेट बोला तो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, 390 और 110 टैली हो रहा है। और यहाँ पे 632 टोटल है, 472 प्लस 160 तो वो आएगा 632। तो ये बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड बोला तो इस पे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स रहेगा, और इस पे ये बैंक लोन यानी कि बोरोइंग। ठीक है, द कंपनीज परफॉर्मेंस इन रिगार्ड टू टर्नओवर इज इंक्रीज बाय 17% along with increase in pre-tax profit by 25%। अपना टर्नओवर बढ़ गया है
652 से 760 हो गए। प्री टैक्स प्रॉफिट भी 134 से 168 हो गए। तो लोग यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कंपनीज परफॉर्मेंस इन रिगार्ड टू टर्नओवर had increased by 17% along with increase in pre-tax profit by 25%. But the shareholders are not satisfied with the company's preference performance. In last 2 years, कंपनी के परफॉर्मेंस से कंपनी के शेयर होल्डर खुश नहीं है। सेल्स बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन फिर भी शेयर होल्डर खुश नहीं है। You are required to calculate the economic value added as suggested by measures Trump and company USA, so that the reason of non-satisfaction can be evaluated. You are also given pre-tax cost of debts दोनों साल का, cost of equity दोनों साल का, tax rate, interest expense, ये तुम लोग को दिया हुआ है। तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा, कंपनी का सेल्स बढ़ा, लेकिन फिर भी कंपनी के शेयर होल्डर नाराज है। तो ट्रम्प एंड कंपनी कोई कंपनी है वहाँ पे यूएसए में, उसने सजेस्ट किया कि ईवीए निकाल के देखो, शायद से ईवीए कम हुआ रहेगा। इसके लिए शेयर होल्डर नाराज है। तो इसके लिए हम लोग को अभी ईवीए चेक करना है कि शेयर होल्डर नाराज क्यों है। वन ऑफ द रीजन में भी डिक्रीज इन ईवीए। ठीक है, अब ये जो सम है ना, देखने पे इतना भयानक लगता है, इतना सारा बड़ा इंफॉर्मेशन वगैरह दिया हुआ है, लेकिन अगर तुम सॉल्यूशन देखोगे तो काफी सिंपल है, लेकिन थोड़े से मिसमैच भी है। मैं वो बताते जाता हूँ, एक्सप्लेन करते जाता हूँ। देखो, सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं फॉर नो पैक। नो पैक हम लोग को 2 साल का वर्किंग करना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल का डेटा हम लोग को दिया हुआ है। तो 2015, 2016, कुछ इन्फॉर्मेशन तो लोग को ये टेबल में दिया हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन तो लोग को ये सेकेंड और थर्ड टेबल में दी है। तो दोनों को जैसे इन्फॉर्मेशन चाहिए वैसे दोनों को यूज करना है। मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दे दिया है। ठीक है, तो या तो मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से स्टार्ट करूंगा या तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करूंगा। मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया है तो मैं डायरेक्टली वही यूज करता हूँ, अननेसेसरी आफ्टर टैक्स में फंसता नहीं है। ठीक है, अगर तुम को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से स्टार्ट करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग कर सकते हो। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मुझे पता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है 134, 168। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोला तो ये आफ्टर इंटरेस्ट है या बिफोर इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस हुआ रहेगा कि माइनस करना बाकी रहेगा? आफ्टर इंटरेस्ट बाकी रहे। ये बिफोर टैक्स बोला, बिफोर टैक्स यानी कि ऑलरेडी इंटरेस्ट माइनस सर हो गया रहेगा। मैं ऑलरेडी माइनस हो चुका रहेगा। जब पहले हम लोग को ईबीआईटी मिलता है, हम लोग उसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो हम लोग को ईबीटी यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलता है। तो ये जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी इंटरेस्ट माइनस करने के बाद का रहेगा। तो मैं इंटरेस्ट ऐड कर लेता हूँ। इंटरेस्ट मुझे अमाउंट यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, 8 और 12। अब इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना। केयरफुल क्या रहना कि तुम लोग को यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट दे दिया है, तुम लोग को कॉस्ट ऑफ डेट भी दिया है और ऊपर लोन का अमाउंट भी दिया है। तो अगर तुम लोग 110 पे 9% निकालोगे तो वो आएगा 9.9, जबकि यहाँ पे अमाउंट कितना दिया है, 8 रुपीज़। 160 पे अगर 10% निकालोगे तो अमाउंट आएगा 16, जबकि यहाँ पे अमाउंट कितना दिया है, 12 रुपीज़। ये मिसमैच है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सम बनाने वाले ने गड़बड़ की। तो हम लोग को सिंपल क्या रूल अप्लाई करना है, जो डेटा हम लोग को एब्सोल्यूट नंबर्स में दे दिया है
उसको क्रॉस वेरीफाई मत करो कि वो राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। अगर तुम क्रॉस वेरीफाई करोगे तो ये अमाउंट रॉन्ग आ रहा है। 110 का 9% ₹8 नहीं आता, 9.9 आता है। 160 का 10% 16 आता है, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है 12, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग को इंटरेस्ट का एब्सोल्यूट नंबर्स दे रही है कि इंटरेस्ट अमाउंट वो 8 और 12 है, तो क्रॉस वेरीफाई मत करो कि राइट या रॉन्ग है, डायरेक्टली 8 या 12 ले लो, ठीक है। तो तुम लोग को मिलेगा ऑपरेटिंग एनपी 134 प्लस 8 142 और 168 प्लस 12 180। अब इसमें से सिंपल टैक्स माइनस कर दो। टैक्स का रेट दे दिया वो लोग ने। टैक्स रेट दोनों ईयर में 35% की है, ठीक है। तो तुम लोग को मिल जाएगा नो पैट। मुझे डायरेक्टली 35% माइनस करके अमाउंट बताओ। $142 माइनस 35% 92.3 और 180 माइनस 35% 117। 117। ये मुझे नो पैट मिल रहा है, ठीक है। अभी सेकेंड वर्किंग WLCC, यहाँ पे भी थोड़ा सा मिसमैच होने दिया हुआ है। तुम लोग को 2 साल का WLCC निकालना पड़ेगा, 2015 2016। दो डिफरेंट फंड दिया हुआ है, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड और दूसरा मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बैंक लोन। चलो अभी इक्विटी का कॉस्ट कितना, तो तुम लोग को दे रही है 15 और 17%, दोनों साल में अलग अलग है। 15% 17%। कॉस्ट ऑफ डेट्स वो भी तुम लोग को दे दिया है 9 और 10%। लेकिन ये तुम लोग को दिया हुआ है प्री टैक्स, तो तुम लोग को लेना पड़ेगा पोस्ट टैक्स। टैक्स रेट है 35%, तो 9 माइनस 35%। 5.85। 5.85 और यहाँ पे 10 माइनस 35%, 6.5। 5। अभी ये मल्टीप्लाई करो 390 इंटू 15%, 58.5। 110 इंटू 5.85%, 6.435। 435, तो 44 ले लिए तो भी चलेगा। टोटल 64.935। और यहाँ पे 472 इंटू 17%, 80.24। और 160 इंटू 6.5%, 10.4। 4
हाँ 4। बस हम्म, टोटल ओके। तो ये हो गया अपना WSSC 2 साल का। अभी लास्ट अपना वर्किंग EVA का। इसमें भी 2 साल का। नो पैट है 92.3 और 117। ये है 64 WSCC 0.935 और 90.64। EVA बताओ। 27.365। 27.365 और 26.36। यहाँ पे हम लोग को रीजन मिल रहा है इस कंपेयर टू 15-16 में EVA कम हो गया, इसके लिए शेयर होल्डर डिससेटिस्फाइड है। ठीक है, तो सम ये काफी भयानक दिखता है देखने के टाइम पे, कह रहे इतना सारा दिया हुआ है, ये क्या करेंगे वगैरह, लेकिन सम बहुत इजी है। और दूसरा पॉइंट ये है कि मिस्टेक्स है, तो तुम लोग को ये सम से क्या सीखने को मिलता है कि जो भी तुम लोग को एब्सोल्यूट नंबर्स दिया रहेगा ना सम में, उसको कभी क्रॉस वेरीफाई मत करो कि वो राइट है या रॉन्ग है। ऐसा मैंने पहले भी एक सम में बताया था, कि सम नंबर 2 या 3 में ऐसा था, तो यहाँ पे WSCC का रेट दे ही दिया था। तो अगर हम लोग WSCC का रेट निकालते ना तो वो डिफरेंट आ रहा था, क्योंकि WSCC का रेट ऑलरेडी दिया हुआ था। तो मैंने बोला था कि जो रेट दिया हुआ है उसको चैलेंज नहीं करने का, राइट या रॉन्ग है वो देखने का नहीं, तो मेरे को वो रेट ब्लाइंडली यूज करने का और उसके बेसिस पे आंसर ड्रॉ करने का। याद आया क्या? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे फाइनली अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है।